ये वाला ही है ना शायद संभवतः। एक सेकंड सर। कहाँ तक हुआ? हाँ सर यही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। जो हमारी पूर्व में चर्चा आर्टिकल 223 तक संविधान की यात्रा हो चुकी थी। अब हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 224 से, और हाईकोर्ट की जो यात्रा है उसे हम करते हैं। अनुच्छेद 224 कहता है अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अवर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कि ये नियुक्ति किस प्रकार होगी, अवर और अतिरिक्त कार्यकारी इनकी नियुक्ति के प्रोविजन कैसे होंगे, कौन इन्हें नियुक्त करेगा, सो एंड सो, ये सब प्रोविजन दिए हुए हैं। अब नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जरिए वारंट की जाएगी। कौन करेगा साहब? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा राष्ट्रपति? कोलेजियम की सिफारिश पर करेगा। कोलेजियम अपनी सिफारिश भेजेगा, तत्पश्चात राष्ट्रपति नियुक्ति वारंट जारी करेगा। इनकी आवश्यकता क्यों है भाई? अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधे डायरेक्टली परमानेंट जजेस की भी नियुक्ति की जा सकती है, परंतु एक संविधान में एक ऐसा प्रोविजन जोड़ा गया है कि अतिरिक्त या अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकेगी 2 वर्ष के लिए। आवश्यकता प्रथम बिंदु, न्यायालयों के बढ़े हुए कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है कोलेजियम की सिफारिश पर, और नियुक्ति होगी 2 वर्ष के लिए। जैसा कि अमूमन देखा जाता है, पहले कई जजेस का सीधे डायरेक्टली परमानेंट 217 में नियुक्ति नहीं करके, और पहले उनको 224 में नियुक्ति दी जाती है कार्यकारी या अतिरिक्त के रूप में। ऐसा कई जगह देखा गया है, जो कि हमारे पूर्व सीजेआई थे दीपक जी, उनकी भी इसी प्रकार नियुक्ति हुई थी। ऐसे कई उदाहरण है, राजस्थान हाई कोर्ट के भी कई उदाहरण है। आगे चलते हैं हम। जब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायालय का अन्य न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, या अस्थायी रूपेण चीफ जस्टिस के रूप में एक्टिंग कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से योग्य किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति इस प्रकार नियुक्त कर सके जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पुनः धारण नहीं कर लेता। जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को वापस से धारण नहीं कर लेता, तब तक के लिए नियुक्ति की जा सकेगी। तीसरा बिंदु, कार्यकारी न्यायाधिपति 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पद धारण कर सकेगा। मतलब ये कि जो सिचुएशन पहले 217 में थी, वही सिचुएशन है कि साहब वो कैसे पद धारण करेगा, कितनी आयु तक पद धारण करेगा? 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। थोड़ा सा अपने चैप्टर सेट के एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि ये केवल 62 वर्ष की आयु का जो कंसेप्ट है, ये या तो जुडिशरी में है या फिर चिकित्सा विभाग में है। चिकित्सा विभाग में भी डॉक्टर्स की आयु को अभी राजस्थान सरकार ने पिछले टाइम में बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया है। एवं सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर जो हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज या सो जेएलएन मेडिकल कॉलेज, कोटा मेडिकल कॉलेज, जो भी मेडिकल कॉलेज है, उनमें जो प्रोफेसर रैंक के जो अधिकारी है, मतलब प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर, उनकी आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर। परंतु सरकार ने उसमें एक राइडर रखा है। वो राइडर ये है कि 62 वर्ष के पश्चात उन्हें प्रशासनिक पद नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो डॉक्टर का, यानी कि अध्यापन का कार्य तो करेंगे, डॉक्टर के रूप में भी कार्य अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक पद नहीं दिया जाएगा। जैसे कि किसी का संस्था का प्रेसिडेंट बनाना या किसी संस्था का अधीक्षक बनाना, सो एंड सो, इस तरह के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो उन्हें नहीं सौंपे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आयु का कंसेप्ट था मेरा समझाने का। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 224 ए पर
आर्टिकल 224 ए कहता है उच्च न्यायालयों में बैठने व बैठकों में भाग लेने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की। सब बैठकों में भाग लेने व बैठने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकेगी। यहाँ भी केंद्र सरकार ने 2014 में जो एनजे से अमेंडमेंट किया था 99वां संविधान संशोधन, उसके तहत यहाँ भी इन्होंने एक चिड़िया बिठाई थी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित परामर्श के पश्चात ही नियुक्ति की जा सकेगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ के मामले में इस प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों है और क्या कंसेप्ट था कि रिटायर को बुलाना पड़ा। रिटायर होने के बाद भी जो ऐसे व्यक्ति हो जिनकी कार्यशैली पूर्व में अच्छी रही हो, कार्य करने में सक्षमता के कारण रिटायर होने के बाद पुनः उनकी सेवाएं लेने के लिए उन्हें बुलाए जाने का कंसेप्ट है कि साहब आप थोड़ा सा अधीक्षण करें, आइए और अपनी सेवाएं दीजिए। और पूर्व की स्थिति वापस बहाल है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद में। अब पूर्व की स्थिति क्या थी 224 ए की, वो हम देखते हैं। 224 ए के तहत उस न्यायालय का सीजे किसका, उसका सब मतलब क्या है, जिसमें रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाना है। जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाना है, तो राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त रिटायर्ड किसी न्यायाधीश को न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने, कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा। मतलब पहले तो पूर्व अनुमति आवश्यक है कि वो पत्रावली पहले तो वहां पे भेजेगा राष्ट्रपति के पास, उससे अनुमति लेगा। पूर्व अनुमति से ही किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मतलब प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करने का कंसेप्ट यहाँ ये है कि जिसे नियुक्त किया जा रहा है ना, उससे पूछा जाएगा कि साहब आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं या आप अपनी सेवाएं देने के लिए हमें स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो उसकी स्वीकृति के पश्चात ही पत्रावली आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। प्रार्थना कर सकता है और ऐसा उस व्यक्ति के जिससे नियुक्त किया जाता है उसकी सम्मति से ही ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल स्पेसिफिक प्रावधान है। अब साहब यहाँ बात आती है कि वो तो रिटायर हो चुका, 62 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो चुकी होगी अमूमन बात, तो सब वो कैसे कार्य करेगा, क्योंकि 217 में या और जो भी पीछे प्रावधान पढ़े हमने 224 भी पढ़ा है, तो साहब 62 वर्ष में तो रिटायर हो जाता है आदमी। तो इसके लिए कोई अवधि डिसाइड नहीं की गई है कि साहब ये तो है ही रिटायर न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें तो अवधि नहीं है, मतलब युक्त समय के लिए उसकी सेवाएं ली जा सकेगी। दूसरा बिंदु, ऐसा जज राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होगा। मतलब इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में वेतन के प्रावधान नहीं किए गए, ये बहुत एक माइनर सा बिंदु है कि वेतन के प्रावधान दिए नहीं गए हैं। मैं थोड़ा सा इसको 224 को पढ़ के सुनाना चाहूंगा डायरेक्ट से। इसमें कहीं भी उसके प्रावधान नहीं दिए गए हैं, केवल भत्तों के प्रावधान दिए गए हैं। परंतु न्यायाधीश वेतन अधिनियम में ऐसे प्रावधान है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ नहीं है तो उसे नहीं दिया जा सकेगा। परंतु न्यायाधीश वेतन अधिनियम एक बना हुआ हाई कोर्ट व उच्चतम न्यायालय अधिनियम, वेतन अधिनियम, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि उन्हें भी कुछ वेतन दिया जाता है। उसे उस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में सभी न्यायिक क्षेत्र शक्तियां, सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। जो जिस हाई कोर्ट में उसे नियुक्त किया जा रहा है उसके संपूर्ण न्यायिक क्षेत्र में, जैसे कि उसे राजस्थान हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो उसे जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है सराउंडिंग पूरा कंप्लीट राजस्थान, उसमें समस्त शक्तियां, सुविधाएं, बंगला भी दिया जाएगा, गाड़ी भी दी जाएगी, सो एंड सो उसके विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। परंतु उस न्यायालय का नियमित न्यायाधीश फिर भी नहीं कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल स्पेसिफिक एक्ट में लिखा हुआ है। परंतु वह उस न्यायालय का नियमित न्यायाधीश नहीं कहा जाएगा। सीधी सी एक छोटी सी बात कही जा सकती है कि साहब तो कहेंगे परंतु जस्टिस साहब नहीं कहा जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 225 पे। विद्यमान
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अब यहाँ ये एक शब्द पे मैं थोड़ा जोर देता हूँ, विद्यमान उच्च न्यायालय। अब ये विद्यमान उच्च न्यायालय क्या होंगे कि साहब जो आज हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं, क्या विद्यमान इनमें से होगा? नहीं, ये विद्यमान आज वाले विद्यमान नहीं है, ये विद्यमान उस सिनेरियो के विद्यमान है जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था। उस समय जो 4 हाई कोर्ट्स थे विद्यमान, जो भी 4-5 हाई कोर्ट थे, उनकी बात कह रहा है। इस संविधान के निर्माण के समय विद्यमान उच्च न्यायालयों की वही अधिकारिता होगी, ठीक वैसी ही रहेगी जैसे इस संविधान के निर्माण से पहले थी। यानी कि संविधान के निर्माण से उनकी अधिकारिताओं पे कोई राइडर नहीं होगा। संविधान के पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद 212 के अंतर्गत प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी होते थे। आज अनुच्छेद 225 के अंतर्गत वे उच्च न्यायालयों पर अभी भी बाध्यकारी है जब तक कि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे कहीं जुडिशरी में प्री में क्वेश्चन भी बनता है कि वो तब तक बाध्यकारी होंगे जब तक वो उन्हें उलट नहीं दिया जाता। और इसका परंतु कहता है, इस अनुच्छेद के परंतु द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को और भी अधिक विस्तृत कर दिया गया है। कब से विस्तृत कर दिया गया है? जबकि विद्यमान थे उनसे भी ज्यादा अधिक विस्तृत कर दिया गया है। इसके द्वारा उसे राजस्व संबंधी मामलों में भी शक्ति प्रदान किया, राजस्व संबंधी मामलों में भी शक्ति प्रदान की गई है, जो कि पूर्व संविधान के पूर्व उच्च न्यायालयों को प्राप्त नहीं थी। यानी कि संविधान के पूर्व के जो उच्च न्यायालय, उन्हें राजस्व संग्रहण या फिर राजस्व संबंधी जो भी पिटीशन थी उन्हें सुनने का अधिकार नहीं था। उस समय प्रीवी काउंसिल ही राजस्व के मामलों को सुना करता था, क्योंकि जो अंग्रेजों की जो नीति थी, कूटनीति, वो यहाँ से राजस्व कलेक्ट करके और पैसा कमाना ही तो था। तो प्रीवी काउंसिल में उन्होंने क्या है कि अपने पास मतलब पकड़ रखी हुई थी कंप्लीटली जुडिशरी की कि साहब इसे सुनने का अधिकार केवल प्रीवी काउंसिल को होगा, हाई कोर्ट्स को नहीं होगा। परंतु संविधान बनने के बाद में इनको ये सब शक्तियां भी प्रदान की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 225 तक हमारी यात्रा हो चुकी है। अब हम आते हैं आर्टिकल 226, जो कि हमारे इस अध्याय का बेहद इंपॉर्टेंट और इसकी कंप्लीट जिस्ट या इसे कह सकते हैं इसकी आत्मा है ये साहब। ये यदि हाई कोर्ट में के इसमें अध्याय में 226 कोटा दिया जाए तो केवल शरीर और हड्डियां और खाल मांस ही बचेगा, आत्मा तो निकल जाएगी। तो ये इसे हम इसकी आत्मा भी कह सकते हैं इस अध्याय की। 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि उच्च न्यायालयों की रिट निकालने की अधिकारिता व शक्ति क्या क्या होगी। सब क्लोज 1, अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण रिट है, उनमें से कोई एक निकालने की शक्ति होगी। अब थोड़ा सा इसको हम बिंदुवार पढ़ते हैं। किसके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है? किसी एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के विरुद्ध। एनी गवर्नमेंट बॉडी, जो कि डिपार्टमेंट का रूप नहीं हो, कोई बॉडी हो, जैसे कोई निकाय, निगमित निकाय, जैसे कि हुआ जेडीए हुआ या एडीए हुआ या फिर कोई किसी यूआईटी हुई, या कोई भी निकाय या कोई बोर्ड हुआ, जैसे कि वक्फ बोर्ड है, सो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, सो जो भी हो, या फिर एनी पर्सन्स या कोई भी प्राइवेट पर्सन के विरुद्ध भी रिट जारी। अब इसमें इन तीनों बिंदुओं में कंप्लीट प्रत्येक व्यक्ति इंक्लूड हो चुका है, प्राइवेट पर्सन भी एनी पर्सन में इंक्लूड हो चुका है। पूर्व में वर्णित भाग 3 अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमने पढ़ा था, वो है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु कब कब जारी की जाएगी साहब? जो भाग 3 में हमें पूर्व में जिन्होंने हमें पढ़ा है उनको अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु हम यहाँ पे रिट जारी करवा सकते हैं।
एवं अन्य प्रयोजनों हेतु समुचित आदेश निर्देश जारी करने हेतु, या अन्य कोई, जैसे मान लीजिए कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहां भी रिट जारी कर सकता है 226 के अंतर्गत। अभी जो हम रिट शब्द पढ़ रहे हैं, ये रिट कितने प्रकार की है सर? ये रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस रिट, परमादेश रिट यानी कि मैंडेमस रिट, प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट, अधिकार परीक्षा रिट, को वारंटो रिट और उत्प्रेषण रिट। इस तरह ये 5 रिट है। एवं अन्य विधिक अधिकारों की संरक्षा हेतु भी रिट जारी की जा सकती है, या कोई जरूरी नहीं है कि भाग 3 के ही अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अन्य कोई विधिक अधिकार जो हमें किसी विधि या अन्य कोई संवैधानिक अधिकार हो, उसकी संरक्षा के लिए भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 की कोई भी बात इस अनुच्छेद पर प्रभाव नहीं डालती, अर्थात उच्च न्यायालय अपनी सर्वत्र अधिकारिता क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रिट जारी कर सकता है। साहब 32 में जरूरी नहीं है कि 32 की कोई बात यहाँ प्रभाव नहीं डालेगी कि साहब वहां सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो यहाँ हाई कोर्ट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी अधिकारिता क्षेत्र में सर्वत्र, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट की अधिकारिता है सर्वत्र राजस्थान, या जयपुर जैसे 2 पीठ बनाई हुई है, तो जयपुर पीठ में 100 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है, जोधपुर पीठ में, प्रिंसिपल पीठ में 100 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। तो अपनी अपनी अधिकारिता में अबाध रूप से रिट जारी करने का पावर 226 के तहत दिया गया है। एवं उच्चतम न्यायालय को 32(2) के तहत प्राप्त अधिकारों को कम नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ 226 में पावर दे दिए तो साहब अब आप 32(2) में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से उपचार प्राप्त नहीं हो तो सीधे भी जा सकते हैं। इसके लिए भी हम आगे प्रोविजन, बहुत इसमें विस्तृत प्रोविजन दिए हुए हैं, वो हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इसके सब क्लोज 2 पे। अब सब क्लोज 2 है, जिससे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न हो। ये सब क्लोज 2 बात कहता है कि साहब जो पीड़ित है ना, वो तो आपके क्षेत्राधिकार का रहने वाला है, लेकिन आप जिसके विरुद्ध उपचार प्राप्त कर रहे हो ना, यदि वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है ना, तो भी उच्च न्यायालय को इसमें कंप्लीटली पावर दी हुई है कि वो रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकेगा जिसके विरुद्ध रिट जारी की जानी है वह उसकी अधिकारिता राज्य क्षेत्र में ना हो, या उसका स्थान, निवास स्थान ऐसे राज्य क्षेत्र के भीतर ना हो, तो भी साहब रिट जारी की जा सकती है। सब क्लोज 2 ऐसा प्रावधान करता है। जैसे कि मैं छोटा सा इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। राजस्थान का जो पीड़ित व्यक्ति है वो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जिसका की कार्यालय दिल्ली में है, के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय के जरिए रिट जारी करवा सकता है। यूं करवा सकता है कि मान लीजिए कि मैं ही पीड़ित हूं और मैंने कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल का 2014 का एग्जाम दिया। साहब उन्होंने मुझे कोई कॉपी में एक मेरा प्रश्न जांचना रह गया या छूट गया, या फिर मुझे कोई ऐसा आभास है कि नहीं साहब मुझे तो इतने कम नंबर नहीं आने चाहिए थे, मुझे तो नंबर ज्यादा मिलने चाहिए थे, मेरा तो पेपर अच्छा गया था। तो मैं, क्योंकि मेरा निवास स्थान राजस्थान में है, तो यहाँ जब रिजल्ट मैंने इंटरनेट पे देखा तो यहाँ उद्भव हुआ है, अराइज, मतलब जो हमारा जो वाद हेतु है ना, वो यहाँ अराइज हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी रिट जारी करवा सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट को भी उसका पावर है कि वो एसएससी के विरुद्ध इसमें रिट निकाल दे। दूसरा उदाहरण, बाड़मेर का निवासी जो जोधपुर पीठ के जरिए, जैसे कि बाड़मेर में जोधपुर पीठ का क्षेत्राधिकार है, उसके जरिए अजमेर आरपीएससी के विरुद्ध भी उपचार प्राप्त कर सकेगा। हालांकि होने को तो एक कंप्लीट क्षेत्राधिकार राजस्थानी है, परंतु जैसे डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए हुए हैं ना, तो हम अमूमन देखते हैं कि यदि कोई बाड़मेर को, कोई बाड़मेर वाले रहने वाले को कोई किसी प्रकार के कोई अनुतोष की आवश्यकता है, कोई उसका ऐसा कोई जो पेक्शन अराइज हुआ है, तो साहब वो जोधपुर पीठ से भी कर सकता है, उसकी कार्यवाही रिट जारी करवा सकता है। भले ही आरपीएससी अजमेर स्थानीय क्षेत्राधिकार में तो जयपुर पीठ के में आती हो। ये इस तरह से है, तो की जा सकती है। अब साहब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक अपवाद भी है जो कि कई बार पूछ लिया जाता है प्री में। इसका जो सब क्लोज 2 का अपवाद है, भारत चुनाव आयोग वर्सेस वेंकटराव, AIR 1953, सुप्रीम कोर्ट 210, ये एक इसका अपवाद है। इसे हम आगे आएगा, इसे हम विस्तृत रूप में आगे के सिनेरियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ इसलिए मैंने साइटेशन ही डाला है इसकी फाइंडिंग विधि।
अब आगे चलते हैं हम सब क्लोज 3 अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति। अब साहब ये अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति क्या है, इसके बारे में क्या प्रावधान है, हम पढ़ते हैं। उक्त खंड 3 कब आया? उक्त खंड 3 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1978 में। साहब इसका उद्देश्य क्या था जोड़ने का लेजिस्लेचर का? 42वें संविधान संशोधन के वांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने हेतु। हमारे जुडिशरी के एग्जाम व्यू से ये एक लाइन ही शायद उचित है, क्योंकि हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का इश्यू है कि राजीव गांधी सरकार थी या जो कोई सो कांग्रेस या जनता सरकार के बीच के प्रभावों को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जाता रहा हो। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के इफेक्ट व परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए 44वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। अंतरिम आदेश क्या है? जो किसी प्रक्रम कार्यवाही के व्यादेश के रूप में, जैसे कोई व्यादेश इंजेक्शन के रूप में, या रोक के रूप में जैसे किसी स्टे के रूप में, या कोई अंतरिम आदेश या टेम्पररी इंजेक्शन के रूप में हो सकता है अंतरिम आदेश। उक्त अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। जी साहब, बिल्कुल पारित किया जा सकता है। किस सिनेरियो में पारित किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में? पक्षकार को याचिका की प्रतिलिपि दिए बिना भी पारित किया जा सकता है। सुनवाई का अवसर दिए बिना भी पारित किया जा सकता है। अब ऐसा कि साहब ये तो प्राकृतिक न्याय के अनुकूल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। इसका सिनेरियो लेजिस्लेचर का ये है कि यदि कोई ऐसी अत्यावश्यक अर्जेंट आवश्यकता आन पड़ी है कि यदि रिट नहीं जारी की गई या अंतरिम आदेश नहीं जारी किया गया तो न्याय के उद्देश्य ही विफल हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई लाइफ एंड डेथ का मामला है, या फिर कहीं कोई मान लीजिए कोई ऐसा मामला है कि साहब कल इंटरव्यू हो रहा है, सुबह 10 बजे इंटरव्यू होना है, शाम को 4 बजे कोई याचिका लेके हाई कोर्ट पहुंच जाएगा कि साहब मेरे को तो वंचित कर दिया आरपीएससी ने, और मैं 3 दिन से तो 4 दिन से तो बीमार था, मैं आ नहीं पाया साहब, कल सुबह 10 बजे इंटरव्यू होने, साहब तुरंत मेरी हेल्प कीजिए। तो अर्जेंटली ऐसे की कार्य होंगे जिनकी ऐसा युक्त अत्यावश्यक समझे न्यायालय। और इसे एक फाइंडिंग भी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि ऐसे अंतरिम जो आदेश पारित किए जाते हैं उन्हें हाई कोर्ट्स को बहुत सावधानी पूर्वक और अत्यावश्यक मामलों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अमूमन टेनेंसी के रूप में इसको, अमूमन कार्य प्रणाली के रूप में इसको व्यवहार में यूज नहीं करना चाहिए। उक्त अंतरिम आदेश व्यादेश इस प्रकार पारित किया गया है। किस प्रकार? ये ऊपर जो शर्तें दी गई इस प्रकार। यदि रेस्पोंडेंट पक्ष उक्त आदेश या व्यादेश को रद्द कराने हेतु आवेदन करता है। मान लीजिए रेस्पोंडेंट आता है कि साहब आपने क्या कर दिया, ये तो गलत किया आपने, और वो उसे रद्द कराने के लिए आवेदन करता है। आवेदन का निपटारा हाई कोर्ट जो संबंधित रिट जारी करने वाला न्यायालय वो उस मैंडेटरी है 2 सप्ताह के भीतर करेगा, अत्यावश्यक मामला है तो। इसमें अवकाश सम्मिलित नहीं होंगे उक्त अवधि में यदि अंतिम दिवसों में अवकाश हो तो। जैसे कि ये लिमिटेशन की बात कर रहा है कि उसकी 2 सप्ताह की लिमिटेशन क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए उसकी लिमिटेशन खत्म हो रही है 20 फरवरी को, और 19 और 20 फरवरी को साहब छुट्टी है, और अब हाई कोर्ट खुलेगा 21 फरवरी को, तो वो 21 फरवरी तक वो विस्तारित कर दी जाएगी, वो 2 हफ्ते की जो लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन तब तक विस्तारित होगी जब तक अगले दिनों में न्यायालय खुलने का पहला दिवस हो। पहला दिवस 2 सप्ताह के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है तो अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। ऐसे संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल स्पेसिफिक आ गया है कि हाई कोर्ट को उसमें 2 सप्ताह के भीतर ही उसका निस्तारण करना पड़ेगा। चाहे वो उसकी रेस्पोंडेंट की बात को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो एक तथ्य का विषय है, वो नहीं कह रहा, परंतु उसकी आवेदन का निपटारा तो करना पड़ेगा, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे खारिज करे। अब यहाँ एक केस लो है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने व चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद रिट अधिकारिता के तहत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब यदि इसमें प्रश्न ये है मेरा कि वो मूल रिट का भी यूज नहीं कर सकता ना, तो फिर वहां अंतरिम आदेश जारी करने का तो प्रश्न ही नहीं है कि साहब अगर वो मूल में उसको पावर नहीं दिया गया है तो वो जाहिर सी बात है वो वहां पे टीआई का मतलब टेम्पररी इंजेक्शन का अंतरिम आदेश का भी यूज नहीं कर सकेगा। सुभाष चंद्र सैनी वर्सेज राजस्थान राज्य AIR 2015 NOC 1965। सुभाष चंद्र सैनी वर्सेज राजस्थान राज्य AIR 2015 के केस में ये डिसाइड किया है।
अब इसका चौथा बिंदु है अनुच्छेद 226 में सब क्लोज 4 है ये, एक सेकेंड जी, सब क्लोज 4। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को प्राप्त शक्ति अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी, मतलब उसका अल्पीकरण नहीं होगा कि साहब अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को प्राप्त जो शक्ति है वो 32(2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का अल्पीकरण नहीं करेगी, वहां उसकी सेम पावर रहेगी, वो अपनी शक्तियों को उसी प्रकार अपने क्षेत्राधिकार में यूज कर सकता है। और राजस्थान मतलब सॉरी हाई कोर्ट्स जो है वो अपनी क्षेत्राधिकार को अधिकारिता को अपने हिसाब से प्रयोग कर सकता है, दोनों अपने लिए स्वतंत्र है। अर्थात उच्चतम न्यायालय 226 के होते हुए भी समस्त भारत के राज्य क्षेत्रों में अनुच्छेद 32 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल स्पेसिफिक है कि साहब, हाँ बिल्कुल स्वतंत्र है। फिर भी नोट लिखा है इसमें मैंने, उच्चतम न्यायालय सदैव ज्येष्ठ, एक मामले में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय तो सदैव ज्येष्ठ भ्राता ही रहेगा एवं अधिकारिता उच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत होगी। ये बात कही गई है तिरुपति बालाजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य में, यानी कि छोटा भाई है हाईकोर्ट, तो बड़ा भाई तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा, ज्येष्ठ भ्राता कहलाएगा और उसे अपनी अधिकारिता के प्रयोग के लिए वो स्वतंत्र है। अब थोड़ा सा इस चैप्टर को मैंने इसको 226 के प्रोविजन को थोड़ा सा प्रश्न का रूप दिया है, तो हम इन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। कौन आवेदन कर सकेगा 226 के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने हेतु? उत्तर, जिसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, ये तो जनरल रूल है, या अन्य वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकेगा जिसके अधिकारों का अतिक्रमण न हुआ हो पर किसी अन्य व्यक्ति सोसाइटी के अधिकारों का हनन होने पर वह किसी अन्य द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त हित हो। बशर्ते पर्याप्त हित होना आवश्यक है। ये बात किसमें कही गई है? अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी वर्सेस भारत संघ AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 298। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी वर्सेस भारत संघ AIR 1981। और इसमें एक बात और कही गई है कि अपंजीकृत संघ भी आवेदन कर सकेगा। जरूरी नहीं है कि साहब जो संघ या NGO या कोई भी जो पंजीकृत हो, अपंजीकृत भी कर सकता है, क्योंकि वोलेशन तो अपंजीकृत का भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि वोलेशन सिर्फ पंजीकृत का होगा, अपंजीकृत का भी हो सकता है, उसके भी मूल अधिकारों का या किन्हीं विधिक अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला प्रश्न है 226 के अंतर्गत उपचार किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इसमें है 2 प्रकार हैं। न्यायालय में आवेदन करके, ये एक सामान्य नियम है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पत्र द्वारा भी अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष पाने के लिए आवेदन दे सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो आवेदन करके ही करे। साहब यहाँ अब मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं हो, कोई कहे साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं है, मैं तो एक पत्र ही लिख देता हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हम आपको LR उपलब्ध करा देंगे, सॉरी वो लीगल आपका एडवोकेट लीगल एड दे देंगे आपको। साहब नहीं मैं तो वहां पहुंचने में भी सक्षम नहीं हूँ, तो साहब आप पत्र भेज दीजिए। ये कहा गया है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1473। एवं राजस्थान के सभी लोगों को याद होगा कि बहुत बहुचर्चित प्रकरण रहा था गुलाब कोठारी का, जो पत्र के आधार पर जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था उसे याचिका मानकर उसमें ट्रायल किया था, और जो मास्टर प्लान 2025 और जो UDS डिपार्टमेंट के कुछ एक जो ऐसे नियम थे जो कि बाध्यकारी नियम थे उन्हें निरस्त किया। गुलाब कोठारी के पत्र पर भी हाई कोर्ट राजस्थान ने अतिक्रमण के मामले में संज्ञान लिया था। ये एक हमारे यहाँ भी एक स्पेसिफिक रहा है, तो पत्र के आधार पे भी लिया जा सकता है। आगे और पढ़ेंगे, आगे भी कुछ आधार है तो आ जाएंगे अभी सामने। अगला प्रश्न है रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार कहाँ तक है? ये एक बड़ी विस्तृत शक्ति है, बड़ी विस्तृत शक्ति है। प्रत्येक प्रकार के अन्याय को दूर कर न्याय की स्थापना के लिए
इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सब कहाँ कही गई है? ये वासप्पा बनाम नागप्पा AIR 1954 SC 440 वाले मामले में ये बात कही गई है। वासप्पा वर्सेस नागप्पा 1954 सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये बात कही गई है। अब हम आगे आते हैं कि एक मामला था एल चंद्र कुमार का। उसने एक 226 को एक बहुत ही एक ढांचा दिया है, उसको एक स्तंभ माना जाता है उसका हम कुछ बिंदु इसमें पढ़ेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है और विधायिका 368 के तहत संविधान संशोधन करके इसे समाप्त नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकता है, इसे भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों, अविनियमों, नियमों, उपनियमों, अधिनियमों का कोई भी विधि का संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि जिसके अंतर्गत अधिनियम, विनियम, नियम, उपनियम आदि हो का न्यायिक पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय कर सकेगा। ये बात कहाँ डिसाइड की गई? एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ AIR 1997 में। ये इसमें कहा कि साहब संसद जो है संशोधन करके 226 की जो शक्ति है ना 368 के तहत उसको बार्ड नहीं कर सकती, और यदि वो बार्ड करेगी ना तो ये कहा जाएगा कि वो संविधान का अतिक्रमण है और संविधान के मूल ढांचे को गिराने, अतिक्रमण जैसी बात होती है, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में पहले डिसाइड 13 जजेस की बेंच ने डिसाइड कर दिया है कि यदि कोई ऐसी बात जो कि संविधान निर्माताओं ने जिस भावना के साथ उसे बनाया था उसकी मूल भावनाओं के विपरीत हो और उसके मूल ढांचे के विपरीत हो, तो उस विपरीतार्थ सीमा तक वो नियम या वो संशोधन असंवैधानिक होंगे। ऐसा पहले एक बहुत बड़ी जो लार्जर हमारी वो थी संवैधानिक बेंच, उसने डिसाइड किया हुआ है। उसी के सिनेरियो में एल चंद्र कुमार ने इसे 226 को क्या किया, इसका आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया केवल। अब केवल आधारभूत ढांचा घोषित करने मात्र से उसका प्रोटेक्शन हो गया कि साहब पहले प्रोटेक्शन दिया हुआ आधारभूत ढांचे को, तो अब इसमें आधारभूत ढांचा को घोषित कर दो ताकि इसमें 338 के तहत 368 के तहत संशोधन करके किसी प्रकार का कोई राइडर नहीं लाया जाए। आगे प्रश्न बनता है, क्या हाई कोर्ट संसद द्वारा निर्मित विधि का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? मतलब केंद्र की कोई विधि का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। किस मामले में? एल चंद्र कुमार मामले में अभी निर्धारित किया। अब हाल ही में एक और मामला सामने आया था कि जो ये नियम बनाए गए कोरोना को लेके, जो नियम बनाए गए हैं, वो मुझे केस लो याद नहीं आया, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने डिसाइड किया था कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। पहले हाई कोर्ट भी इसके लिए सुन सकती है, हाई कोर्ट भी कैपेबल है, और उन्होंने हाई कोर्ट जाने के लिए पत्रावली को रिमांड कर दी थी उन्होंने कि एल चंद्र कुमार ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी इसे सुनने के लिए कैपेबल है। अब साहब जो पीछे हमने चर्चा की थी कि किस किस प्रकार आवेदन से या पत्र के आधार पर, अब उसका एक और अगला प्रश्न बनता है, समाचार पत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर जहां मूल अधिकारों या अन्य विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो उन्हें प्रवर्तित कराने हेतु कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश स्वमोटो संज्ञान ले सकेगा? जी साहब हाँ, बिल्कुल ले सकेगा। कहाँ डिसाइड किया हुआ है? SP आनंद बनाम रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश पूर्ण पीठ में AIR 2009 में ये चीज डिसाइड की गई है। और यदि मान लीजिए कि साहब कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर कोई ऐसा आता है मामला, तो वहां भी ले सकता है। हाँ साहब, ले सकता है। उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है शिल्पा शेट्टी वाला मामला, जो कि एक रात्रिकालीन कॉकटेल पार्टी में एक किसिंग सीन पर राजस्थान हाई कोर्ट के अपने अमन भंडारी जी ने भी उस पर कॉन्ग्रिजेंस ले लिया था, मतलब उस पर स्वमोटो संज्ञान ले लिया था। फिर बाद में शिल्पा शेट्टी ने, हालांकि वो एक ट्रांसफर पावर में सुप्रीम कोर्ट गई और लगाया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर संज्ञान लिया है। नागपुर पीठ ने भी संज्ञान ले लिया था बॉम्बे की, तो कि साहब इनको एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। बाद में वो दिल्ली ट्रांसफर हुए थे, वो एक अलग बात आ जाती है। परंतु हाँ, न्यायाधीश इसके लिए स्वतंत्र है। सुबह चाय पी रहा है, चाय के साथ में न्यायाधीश को लगी कोई बात, अखबार में आएगी साहब ये मेहरानगढ़ दुखांतिका वाली बात हो गई, या फिर आनंद पाल का एनकाउंटर प्रकरण हो गया साहब, उसको तो इस तरह से किया गया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या सो कोई भी मामला हो, समाचार पत्र से प्राप्त मतलब सोर्स हो, उस पर भी वो रिट जारी कर सकता है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
पिटीशन में किसी तकनीकी भूल रह जाने मात्र से पिटीशन अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए। पिटिशनर को सुधार हेतु न्याय संगत समय देना चाहिए ताकि न्याय के सिद्धांत की पालना हो सके। उपरांत भी सुधार नहीं करने पर अस्वीकार किया जा सकता है। बिल्कुल सर, एक केवल छोटी सी त्रुटि मात्र से जाते ही पहले फाइल को मतलब अस्वीकार नहीं कर देनी चाहिए जस्टिस को, उसे सुधार हेतु प्रॉपर मौका देना चाहिए। और यदि फिर भी मान लीजिए कि वो नहीं का, उसे कहे जाने के बाद भी वो सुधार नहीं करता है तो फिर वो अस्वीकार की जा सकती है, परंतु प्राइमा फेसी सीधे अस्वीकार नहीं की जा सकती। ये कहाँ डिसाइड किया गया है? मुरारी मोहन देव बनाम सचिव भारत सरकार 1985 3 SCC 120 के मामले में ये डिसाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या उच्च न्यायालय चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है? इसमें कहा गया नहीं। ST मुथुस्वामी वर्सेस के नटराजन। अब इसकी फाइंडिंग में सुप्रीम कोर्ट 617, इसकी फाइंडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी चुनाव प्रक्रिया से या कोई ये बायस्ड प्रतीत होता है तो चुनाव को वैधानिक या असंवैधानिक ठहराने हेतु तो पिटीशन लाई जा सकती है, परंतु उसका वो चुनाव चिन्ह का आवंटन किस प्रकार करता है ये उसका स्वयं विवेकाधिकार है। उसके विशेषाधिकार में हस्तक्षेप उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, नहीं कर सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया 1988 में टीम ST मुथुस्वामी वर्सेस के नटराजन के मामले में। अगला प्रश्न है, क्या निजी विवादों, दावों आदि को निपटाने के लिए रिट अधिकारिता का उपयोग किया जा सकता है? इसका है नहीं साहब, नहीं किया जा सकता। आप निजी विवादों को निपटाने के लिए तो नीचे ही प्रावधान विभिन्न नियमों अधिनियमों के तहत प्रावधान दिए गए। आप केवल अपील अधिकारिता के तहत वहां आ सकते हो, परंतु सीधे रिट अधिकारिता में नहीं आ सकते। ये दो विभिन्न केसों में डिसाइड किया गया है। मोहन पांडे वर्सेस उषा रानी राजगरिया 1992 सुप्रीम कोर्ट 61 के मामले में। और दूसरा है द्वारका प्रसाद अग्रवाल वर्सेस VD अग्रवाल AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2686 के मामले में ऐसा निर्धारित किया गया कि आप निजी विवादों हैं तो आप रिट में नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है, क्या 226 के तहत राज्यों को अपने विशेषाधिकार त्यागने के निर्देश दिए जा सकते हैं? नहीं, इसका उत्तर है नहीं दिए जा सकते। कैसे नहीं दी, किस मामले में ऐसा आया? केरल राज्य वर्सेस कंडक्ट इंडस्ट्रीज AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 1812। इसमें मामला ये था कि साहब टैक्सेशन से लेके एक मामला, टैक्स कलेक्शन से लेके एक मामला आया था कि उसे ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता है जिससे कि उसकी मतलब, क्योंकि एक टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया पे ही पूरी एक प्रशासन की धुरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही नहीं होगा तो वो सुशासन की बात कहाँ से आ जाएगी? सुशासन का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा फिर तो। और वो कैसे विभिन्न जगहों पे विभिन्न खर्चे करेगा? तो ऐसा राइडर लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जो उसके विशेष अधिकार है उन्हें त्यागने के लिए निर्देश नहीं दे सकता हाईकोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने ऐसा निर्देश जारी कर दिया था, परंतु उसे सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया। आगे है रिट में तथ्य के प्रश्न के विषय पर कि साहब रिट में क्या तथ्य का प्रश्न है? कोई भी सार्वभौमिक नियम या विधि का सिद्धांत नहीं है जो न्यायालय को तथ्य के विवादित प्रश्नों को ग्रहण करने से वंचित करे। यद्यपि इस विषय पर मौखिक साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे मौखिक साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मौखिक साक्ष्य लिए भी रिट फाइल की जा सकती है। रियल स्टेट एजेंसी वर्सेस गोवा सरकार AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट के संख्या 3848 में ऐसा डिसाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या उच्च न्यायालय लोकहितवाद के अंतर्गत राज्य सरकार को अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई विशेष विधि बनाने के निर्देश दे सकता है? नहीं, उच्च न्यायालय को आज्ञापक निर्देश जारी करने की अधिकारिता नहीं है। न्यायालय राज्य सरकार को संवैधानिक एवं विधिक कर्तव्यों के पालन के लिए तो बाध्य कर सकता है, किंतु विधानमंडल के कार्यों को स्वयं धारण नहीं कर सकता।
क्योंकि विधि के निर्माण करने विधि निर्माण हेतु निवेदन किया जा सकता है, क्योंकि विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है। एवं इसमें साथ में ये भी फाइंडिंग दी गई है कि साहब जब तक विधायिका विधि का निर्माण नहीं करे तब तक कि उस प्रश्न पर या फिर उससे मिलते जुलते मामलों पर आप दिशा निर्देश जारी करके उनका अनुपालन जरूर करवा सकते हो। जैसा कि एक केस है, उसमें मैं केस लो बताना चाहूंगा, एक सेकंड सर। एक सेकंड सर, थोड़ा सा। यह है महेंद्र चावला वर्सेस महेंद्र चावला और अदर्श बनाम भारत संघ। महेंद्र चावला बनाम भारत संघ के मामले में साक्षी संरक्षण योजना जारी की है कि साहब जैसे कि हमने देखा है कि कई जगह पे साउथ में या कई जगह जैसे कि हम मूवी में भी देखते आए हैं कि साहब साक्षी कोर्ट में आ रहा है और फिर देन उसको बिल्कुल हाई कोर्ट के बाहर ही उसको उड़ा दिया जाता है एक्सीडेंट से या फिर कहीं कोई और। तो ये साक्षी संरक्षण योजना, अब इसमें क्या है कि चंद्रचूड़ जी या फिर जो भी जस्टिस और भी जस्टिस थे उन्होंने ये मतलब उन्होंने भी यहाँ ये कहा है कि हम विधि के कार्य को हम धारण नहीं कर सकते, विधि बनाने का काम हमारा नहीं है, परंतु हाँ ये हमें उचित प्रश्न प्रतीत होता है और उचित मामला प्रतीत होता है, इसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है और सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। इसलिए हम दिशा निर्देश जारी करते हैं जब तक कि संसद विधि का निर्माण ना करे। हिमाचल प्रदेश राज्य वर्सेस एक छात्र अभिभावक AIR 1985, जो कि अभी पूर्व में अपन ने फाइंडिंग पढ़ी, इस मामले में आया था। ये दोनों आपस में सिमिलर मामले हैं। इससे प्रतीत हो जाता है, इससे अगला प्रश्न ये भी बनता है कि क्या उच्च न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है, विधायिका का कार्य अपने हाथों में ले सकता है? सब नहीं ले सकता। अगला प्रश्न है, सामान्य नियम है कि उच्च न्यायालय उस समय रिट जारी करने से इनकार कर सकता है यदि हाई कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि कोई दूसरा उपयुक्त और सुविधाजनक उपचार उपलब्ध है, किंतु वैकल्पिक उपचार का यह नियम केवल निर्देशात्मक है, विधि का नियम नहीं। ये बात किसमें कही गई? AB वेंकटेश्वर RL वाधवानी वाले मामले में कही गई 1969। इसी के एक और समकक्ष उदाहरण है, पीड़ित के पास वैकल्पिक उपचार होने पर भी रिट जारी की गई है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि उसके पास यदि कोई वैकल्पिक उपचार है तो उसे रिट जारी नहीं करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल साहब, वैकल्पिक उपचार होने के बाद भी रिट जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस मोहम्मद नूर AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 861। एवं साथ ही एक जो लेटेस्ट 2009 का जजमेंट है, मुमताज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज वर्सेस लखनऊ यूनिवर्सिटी 2009 SCC 636। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि वैकल्पिक अनुतोष पूर्ण रोक नहीं है। मतलब वैकल्पिक अनुतोष एक पूर्ण अनुतोष नहीं है या किसी मामले पर पूर्ण रोक नहीं है। याची नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होने पर सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका रिट दाखिल कर सकता है। अब मैं पुराने सिनेरियो आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने 226 पे मेंशन किया था ना कि ये सब क्लोज 2 का अपवाद है, वहां जो ममता वाले और जो ये वेंकटेश्वर या उत्तर प्रदेश मोहम्मद वाले मामले से उसका भिन्न था। वहां पे उसने ये कहा था वेंकटराव वाले मामले में चुनाव आयोग का जो प्रकरण था कि नहीं साहब, अगर इसके पास वैकल्पिक अगर अनुतोष है तो वहां रिट जारी नहीं की जा सकती, परंतु उसे फिर बाद में टर्न डाउन किया गया विभिन्न मामलों में। इसलिए मैंने वहां लिखा था कि ये इसका सब क्लोज 2 का अपवाद है, परंतु अब वो अमल में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसको टर्न डाउन किया जा चुका है, बाद के कई निर्णय आ चुके हैं। याची नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होने पर सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकता है। अब साहब ये प्रश्न आता है कि साहब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है, क्योंकि कई जगह नैसर्गिक न्याय यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हुआ है मुमताज वाले केस में भी। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत केवल प्रशासनिक विधि का सिद्धांत नहीं बल्कि न्याय के प्रत्येक मर्म को छुआ जाना चाहिए। मैंने मात्रा नहीं लगाई, छुआ लिख दिया, छुआ जाना चाहिए, छुआ जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। ये किस मामले में कहा गया?
नेशनल टेक्सटाइल वर्क्स बनाम PR रामकृष्णन, न्यायमूर्ति PN भगवती थे इसमें, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट 75। इस मामले में नेशनल टेक्सटाइल वर्क्स बनाम PR रामकृष्णन वाले मामले में। अगला प्रश्न आता है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत किन मामलों में अनुतोष रिलीफ देने से इनकार कर सकते हैं। कई जगह अब हम तो रिलीफ दिलाते हैं अब तक, परंतु किन मामले में रिलीफ साहब नहीं भी दिलाया जा सकता। जहां न्यायालय न्याय देने का उद्देश्य से ही विफल हो जाता हो या विफल हो जाता प्रतीत हो, या ऐसा दिखाई दे रहा हो कि साहब अब न्याय संभव नहीं है, यानी कि ऐसा है कि साहब रिट आई, ऐसा सीन एक इसका हाइपोथेटिकल उदाहरण है कि साहब रिट आई और साहब रिट के जो दोनों पक्षकार थे किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध थी, A और B के अगेंस्ट थी, तो साहब दोनों ही पक्षकार नहीं रहे, अब तो दोनों की मृत्यु हो चुकी है, कोई मामला अब तो है ही नहीं, तो हाई कोर्ट क्या है कि उसे फिर बाद में टर्न डाउन कर देगा। ये कहा गया है MP मित्तल वर्सेस हरियाणा राज्य 1984 में। 4 सुप्रीम कोर्ट SSC 371 वाले मामले में। अगला प्रश्न है, क्या पिटिशनर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत अनुतोष की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है। जो पूर्व में हमने पढ़ा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा बराता है, हाँ सीधे भी कर सकता है, परंतु यदि याची के पास उपचार 226 के तहत भी उपलब्ध है, इसलिए प्रथमतः मांग हाई कोर्ट से ही करनी चाहिए तथा हाई कोर्ट से चाहा गया अनुतोष प्राप्त न होने पर याची को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। बड़ा भाई तो है वो कर भी सकता है सुनाई, लेकिन पहले भाई थोड़ा छोटे भाई के पास ही जाओ, पहले वही दे देगा आपको उपचार, है ना। ये किसमें कहा गया है, मोहम्मद इसाक वर्सेस एस काजम पासा वाले मामले में। मोहम्मद इसाक वर्सेस एस काजम पासा वाले मामले में 2009 सुप्रीम कोर्ट 748, सॉरी हाँ 748। अब आगे केवल एक प्रश्न और है आगे, जो थोड़ा सा मेंस के उद्देश्य से मुझे लगा कि इसे लेना चाहिए। प्रश्न है अनुच्छेद 32। जी सर, बस सर एक प्रश्न है वैसे तो मन नहीं कर रहा आपको रोकूं सर, एक बस तो 4 लाइन 5 लाइन का और बचा है सर, इसे कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा, प्लीज आज्ञा दें मुझे। प्रश्न सर थोड़ा प्रश्न को प्रदर्शित कर दें। प्रश्न है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए उनकी व्याख्या करें। तो ये के मेंस में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, मुझे लगा यहाँ लेना चाहिए। उत्तर इसका दिया जा सकता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र की न्यायपालिका को और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी राज्य की न्यायपालिका को रिट जारी करने की असाधारण शक्ति प्राप्त। असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि इन दोनों के पास ही और कहीं नहीं है ऐसी शक्ति रिट जारी करने की। दूसरा है, इसमें दूसरा बिंदु लिखा जा सकता है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से ज्यादा विस्तृत व विस्तारवान है। वो कैसे? उच्चतम न्यायालय तभी रिट जारी कर सकता है जब भी किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, एजे अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का उल्लंघन व अल्पीकरण पर रिट जारी कर सकता है। साथ ही अन्य विधिक अधिकारों के अतिलंघन अल्पीकरण पर भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अनन्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति व अधिकारिता प्राप्त है अनुच्छेद 226 तक। मैं बस इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करता हूँ, और इसमें कुछ एड ऑन हो तो मैं जनरल प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करता हूँ कुछ इसमें एड ऑन करें ताकि इसमें और परिष्कृत किया जा सके। मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ श्री दिग्विजय सर को। हेलो, बोलिए। जी सर, इसमें कुछ और एड ऑन या कुछ? हाँ गणेश जी, 1 मिनट में लूंगा कि आपने इतने प्रश्न कर लिए, उनके आंसरों के साथ तो हमारा मन नहीं भरा हालांकि, और फिर भी आपने अब दिग्विजय जी को आमंत्रित किया। तो दिग्विजय जी, आप अगर कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट के अंदर करें, क्योंकि हम अब समय 8:16 हो चुके हैं। तो 1 मिनट में आप बताना चाहें। और उसके अलावा भारत जी से भी आग्रह मेरा कि वो प्रश्न जो भी पूछना चाहे वो तुरंत पूछ सकते हैं।
दिग्विजय जी जैसे ही अपनी बात खत्म करें तो आप आ सकते हैं। रेडॉन को तो कुछ नहीं है, गणेश जी ने बहुत अच्छा बताया है और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। बाकी पावर्स तो लगभग सेम ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। व्यापकता के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट का भी आर्टिकल 139 है तो वैसा ही है, उसको भी एडिशन जो है आर्टिकल 32 से अन्यथा रिट जारी करने की पावर है, तो वो पावर तो सिमिलर ही है। व्यापकता का दृष्टिकोण तो मैं इस बात पर ये मानता हूँ कि बराबर है। जो सब्जेक्ट विषय है, सब्जेक्ट मैटर है, वो हाईकोर्ट को है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को है, तो वहां कोई ऐसा विभेद नहीं किया जा सकता। बाकी सही है, पूरा सब कुछ कंक्लूड कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो पारस जी या अन्य कोई किसी का प्रश्न हो, कोई उलझन हो? वैसे तो प्रश्नों की कमी छोड़ी नहीं, गणेश जी ने बहुत से प्रश्न दिए हमको उत्तरों सहित, फिर भी कोई चाहे तो पूछ सकते हैं। ममता जी कुछ पूछना चाह रही है? मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में आज पहली बार किसी लेडी को मृत्युदंड का पनिशमेंट दिया गया है। क्या नाम था उसका? शाबाना, शबनम, सॉरी, शबनम। शबनम। आज की समाचार है क्या ये आज का? हाँ सर, ये आज का समाचार है, लेकिन मुझे तो कल ही नेट पे मालूम चल गया था। कल चर्चा करेंगे इसके तथ्यों पर भी। मैं बोल देता हूं थोड़ा सा, उमेश मुझे परमिट करें। जैसे गणेश जी ने बहुत बढ़िया बात रखी और रिट की ज्यूरिसडिक्शन को लेकर और रिट के पूरे मैकेनिज्म को लेकर आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। रिट हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग टास्क होता है। अभी 226 और 217 पर जब कंपैरिजन चलेगा तो मैं बहुत सारे हाई कोर्ट के एडवोकेट से जब बात पूछता हूं तो वो लोग समझ नहीं पाते उस विषय को उस समय भी, कि व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 226 एंड व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 227। दे गॉट कंफ्यूज सो मेनी टाइम्स अबाउट दैट वन। तो मैं गणेश के पास अभी शायद बाकी ये तथ्य कल कुछ और बातचीत करेंगे। अभी मित्रों हमने थोड़ा सा स्पीड अप कम की है। अभी ये किया है कि हम पढ़ें तो ठीक तरीके से पढ़ें। पहले ये रहता था कि टॉपिक 2 दिन में पूरा हो, अब ये रहता है कि इलस्ट्रेटर चाहे तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकता है वो अपनी इच्छा पर। आज रोस्टर बना देंगे, लिस्ट मैंने बना ली है, बस उसको टाइप करके आपको भिजवाना है, टाइप करवानी है और उसको भेजना है, तो आज आ जाएगी। फोटोकॉपी तो मैं भी डाल दूंगा, चाहे मैंने बना ली डायरी में। तो आप जब रिट्स को देखेंगे तो पांचों रिट्स को भी एक बार दोबारा देख लें। कल मेरा सबसे क्वेश्चन है, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है, उमेश परमिट करेंगे कि 5 रिट पर कोई ना कोई बोले और एक एक रिट पर बोले। 5 लोग अलग अलग एक रिट पर बोले कि भाई हैबियस कॉर्पस क्या है, क्यो वारंटो क्या है, सरसोरी क्या है, सरसोरी है या सरटोरी है ना? क्या है अनुरोध, सरसोरी है या सरटोरी है अनुरोध? सरसोरी बोलता हूँ मैं तो। सरसोरी बोलता हूँ मैं भी, लेकिन कुछ जगह मैंने सरटोरी पढ़ लिया है इसको, मैं भी सरसोरी बोलता हूँ। तो कल हमें और जान लेना चाहिए। हाई कोर्ट हमें समझ में आ गया होगा, मेरा ये मानना है, कि कैसे एक्टिंग जज काम करता है, कैसे एडॉक जज काम करता है, कैसे रिटायर्ड जज काम करता है। आज उन्होंने बहुत तरीके से बात रखी, क्या क्या उसके पर्क्स एंड एमोल्यूमेंट्स होंगे उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। तो आज का जो हमारे पास था, बहुत सारे केस लॉज हमारे पास आ गए हैं। और एक जगह आया था वो क्या कहते हैं, जैसे मैं किसी सामान्य मुद्दे को उठा सकता हूं तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, एक अंग्रेजी का शब्द है ना, क्या है सर? PIL में जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन कहते हैं ना कि ये नहीं है, आपको मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो शब्द, आपने एक जगह यूज किया था, लोकहितवाद। लोकहितवाद क्या कहते हैं? वो तो PIL ही हो गया। अजय, कि ये नहीं है, जब कोई भी आदमी किसी आम आदमी का मुद्दा उठा सकता है तो उसकी एक टर्म है। तो पिटीशन नहीं, चलो आज दिन, हाँ बोलो। PIL तो मैंने बोल दी ना, लोकहितवाद। एक और कहता है ना कि ये आपका नहीं है, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, शब्द है वो टंग पे है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो पा। लोकस स्टैंडाई यार,
है ना। लोकस स्टेंडाई क्या होता है भाई? वो तो सुनने का अधिकार है सर। हाँ, सुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार या सुनाने का अधिकार? मतलब उसकी स्थिति होती है भाई, आपका अभी इस समय वो स्थिति नहीं है। सर सुनाने का अधिकार होना चाहिए आई थिंक। हाँ, तो जरा नहीं देख, उसकी हैसियत वाली बात होती है भाई, इस समय आपका कोई वो नहीं है, बोल नहीं सकते हो आप। जरा वैसे आज इसको देखना। पर्टिकुलर इसका जो आंसर आए वो देखना पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज द लोकस शायद रोहित को स्टेंडाई? पता हो। नहीं, रोहित तो निकल गया है। लोकस स्टेंडाई, व्हाट इज द लोकस स्टेंडाई? टुमारो विल टॉक अबाउट दैट वन आल्सो। मुझे नहीं समझ में आता, तो मुझे आप लोग समझाइएगा कि लोकस स्टेंडाई क्या होता है। कई बार जब हाई कोर्ट में जाते हैं या कुछ जगह पे जाते हैं तो ऑनरेबल जजेस ये कहते हैं कि आपको तो लोकस स्टेंडाई नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो जरा ढूंढना, वीर विक्रम लिख लो आज का क्वेश्चन है ना, और जरा आप लोग हमें समझाने की कोशिश करिएगा। ओवर टू उमेश सर। थैंक यू सर, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक आपने पर्सनालिटी बताया आपने, और रिट वाला भी, तो वो कब लेना चाहेंगे हम? कल या बाद में लें? जिस दिन रिवीजन डे है उस दिन ले लें? क्या चीज? आपने कहा ना कि रिट के ऊपर एक एक मिनट बोले, तो कल ही लेना है या फिर रिवीजन डे? कल समय बचेगा गणेश सर के लेक्चर में, शायद कल गणेश सर के लेक्चर ले लें फिर, है ना? नहीं बचेगा सर। नहीं बचेगा तो ठीक है, आगे ले लेंगे, जैसा मॉडरेटर चाहेंगे वैसा होगा मालिक। हम क्या नहीं सर, वो वैसे अगर उसको लेना चाहेंगे अपन तो थोड़ा सा कम करके समय में कटौती करके ले लेंगे। भी आपका और मॉडरेटर का मुद्दा